वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफपीसीएम। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 विलियन केमिस्ट्री का एनसीईआरटी कोर्स पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं विलियन के विषय में। विलियन क्या है? वास्तव में अगर विलियन पर विचार करें तो इसकी परिभाषा होती है कि यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी तथा पारदर्शी मिश्रण होता है। समांगी मीन्स अगर कांच के गिलास में दो या दो से अधिक पदार्थों का विलयन हम तैयार कर दिए हैं तो समझ लीजिए कि वो आर पार दिखे, मीन्स समांगी हो गया और पारदर्शी भी हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से विलयन की परिभाषा हम देते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी तथा पारदर्शी मिश्रण होता है। विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है। विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है। विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, यानी कि सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय यानी कि सॉल्यूट कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक यानी कि सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां आपका इस प्रकार से एक हेडिंग सामने आ गया। ठीक है, मुख्य विधियां निम्न है। पहली विधि क्या है? यहाँ पर प्रतिशत के पदों में सांद्रता। हेडिंग हम क्या बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। प्रतिशत के पदों में सांद्रता इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक, इस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हेडिंग 1 में, हेडिंग ए में, ये नंबर 1 को अगर देखें तो हम क्या हेडिंग के सामने ला करके देखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की कई विधियां होती हैं, जिसमें मुख्य विधियां निम्न हैं। हेडिंग नंबर ए में होगा प्रतिशत के पदों में सांद्रता, कैपिटल बी में होगा पीपीएम में सांद्रता। इसी प्रकार नंबर 3 सी डी ई एफ जो भी होगा एक एक करके हम आपके सामने रखते आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, हेडिंग कैपिटल ए आपके सामने तो दिखाई दे ही रहा है। प्रतिशत के पदों में सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये आपका हेडिंग हो गया। तो इसमें कैपिटल ए हेडिंग के अंतर्गत नंबर 1 सामने आ गया, हेडिंग द्रव्यमान प्रतिशत। इसको अंग्रेजी के रूप में हम अगर कहें तो मिलेगा प्रतिशत बाई मास अब्लिक मास, इस तरह से इसको दिखाई देगा। यहाँ पर अब आगे की बात अगर देखते हैं तो दिखाई देता है सूत्र इक्वल टू द्रव्यमान अब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान ऊपर इंटू 100 हो गया। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन भी अब आपको बताने जा रहे हैं। द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनेशन किस प्रकार से होगी। अब ध्यान से सुनिएगा इसका डेफिनेशन क्या होगा। ध्यान से हम बोलें, ध्यान से सुनते रहिएगा। क्या डेफिनेशन है? यहाँ पर डेफिनेशन है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा कहते हैं। यही आपका द्रव्यमान प्रतिशत परिभाषा है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए हम क्या बोलने जा रहे हैं। 100 ग्राम विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा कहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन इसी का क्या चीज़ दिखाई देगा वो भी देख लीजिए। किसी विलयन के 100 ग्राम में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान अब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एथिल अल्कोहल के जलीय विलयन का
10% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है कि विलियन के 100 ग्राम में 10 ग्राम एथिल अल्कोहल घुला होता है। सपोज कीजिए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम विलियन इक्वल टू 10 ग्राम एथिल अल्कोहल सपोज कर लीजिए और प्लस 90 ग्राम जल हो गया। क्या कहना चाह रहे हैं, 100 ग्राम अगर कोई विलियन तैयार हुआ है तो उसमें यदि 10 ग्राम एथिल अल्कोहल है और 90 ग्राम जल है तो स्पष्ट तौर पर आपको हम बता दें कि 100 ग्राम विलियन में 100 इक्वल टू क्या होगा, 10 प्लस 90, ठीक, इक्वल टू 100। तो विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। यहाँ पर एथिल अल्कोहल का जो मात्रा जल में मिलाया गया है तो यहाँ पर 10 ग्राम विलेय पदार्थ हो गया और 90 ग्राम विलायक यानी कि जल हो गया। तो तभी तो हम आपसे बताना चाह रहे थे विलियन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जैसे 10 ग्राम यहाँ पर विलेय हो गया, ठीक। अब इसके आगे की बात की जानकारी करें तो 90 ग्राम जो अधिक मात्रा है उसे हम विलायक कहते हैं। यहाँ पर जल वास्तव में विलायक है। अब हेडिंग नंबर 2 की अगर बात करें तो हेडिंग अब सामने आ गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में। इसका ब्रैकेट में सॉल्यूशन हेडिंग क्या दे दिया हमने, परसेंटेज बाय मास वॉल्यूम, ये आपका हेडिंग हो गया। अब आगे की जानकारी किस तरह से दी जा रही है, द्रव्यमान अवलिग आयतन प्रतिशत मात्रा इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। तो इस तरह से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा की परिभाषा किस प्रकार से देंगे, ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन हम कैसे दे रहे हैं, ये मिलीलीटर में है तो 100 मिलीलीटर हम मानेंगे। ध्यान से देखते हुए काम कीजिएगा तो डेफिनेशन बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। 100 यहाँ पर इस स्टेप को हम डेफिनेशन में उठा रहे हैं। 100 ml क्या कहना चाह रहे हैं, 100 ml विलयन में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा कहते हैं। इस बात की जानकारी अलग से और नोट के रूप में दे दें, द्रव्यमान अवलिग आयतन प्रतिशत मात्रा को ये इन जनरल हम आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहना चाहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा को एज ए जनरल वे में आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब इसी का एक एग्जाम्पल दे दें कि किसी विलयन के 20% आयतन प्रतिशत का अर्थ होता है कि विलयन के 100 ml में 20 ग्राम विलेय घुलित अवस्था में है, ठीक। यहाँ पर इस तरह से डेफिनेशन को आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। जैसे 20% का मतलब 20/100, तो बटे में नीचे क्या हो गया, ये बटे के नीचे ये आयतन हो गया। तो यही चीज़ हम यहाँ पर सामने रखते हैं। क्या रखते हैं कि ये परसेंटेज यानी कि 100 ml यहाँ पर विलयन में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा को उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा कहते हैं। यही डेफिनेशन है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल है, किसी विलयन के 20% आयतन प्रतिशत का अर्थ होगा कि विलयन के 100 ml में 20 ग्राम विलेय घुलित अवस्था में है। इस तरह से अलग अलग हम कोई भी डेफिनेशन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग अब आ गया आपके सामने है आयतन प्रतिशत के पदों में, यानी कि स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज। तो बटे के नीचे जो है v वो क्या होगा, विलयन का आयतन है और ऊपर स्मॉल v के रूप में हम लिखना चाह रहे हैं तो वह विलेय का आयतन है। तो ये 100 यहाँ पर क्या चीज़ होता है, यहाँ पर ये वाला 100 ये इसका संबंध होता है विलयन से। तो डेफिनेशन हम इसका देते हैं कि 100 ml, ये क्या बटे में नीचे आयतन है तो ml ही तो होगा। तो डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, 100 ml विलयन में
घुलित विलेय के आयतन में मात्रा को उसकी आयतन प्रतिशत मात्रा कहते हैं। अब एक और बात, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 30% आयतन प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ। 30% आयतन से कोई तुमसे पूछे कि इसकी जवाबदेही हो कि इसका मतलब क्या होता है, तो अर्थ हम ध्यान से देखो बताने जा रहे हैं। 30% का मतलब 30/100, तो ऊपर 30 विलेय का आयतन हो जाएगा और परसेंटेज जो नीचे 100 आ रहा है तो वह 100 हो गया यहाँ पर विलियन का आयतन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला 100 ml विलियन में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलियन का आयतन प्रतिशत मात्रा कहते हैं। अब हेडिंग कैपिटल बी सामने आ गया, पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता को में कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर पीपीएम में एम का मतलब क्या है, मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। 10 लाख का मतलब क्या होता है, 10⁶। जरा इसमें जीरो की संख्या देख लीजिए, 6 होगा, 1 2 3 4 5 और 6। इसकी अगर 6 जीरो हो तो हम इसको कहेंगे 10⁶, यानी कि 10 लाख मीन्स मिलियन। इसको हम किस आधार पर सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं, पीपीएम में सांद्रता के आधार पर इसको व्यक्त करते हैं, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, क्रम से एक एक करके आपको ये चीज़ बताने वाले हैं। नंबर 1 है विलेय की पीपीएम में सांद्रता। इसके लिए फार्मूला आपके सामने है, विलेय की मात्रा चाहे द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलियन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁶। जैसा कि अभी आपको हम बताए थे कि ये जो 10⁶ होता है वो नीचे के अर्थ से बिलोंग करता है। जैसे अगर हम इसका डेफिनेशन देना चाहें तो ध्यान से सुनिए कि डेफिनेशन कैसे बन जाता है। इसको नीचे का अर्थ लेके आएंगे। किसी विलियन के 10⁶ ग्राम में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलेय की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसका उदाहरण हम लेते हैं, आपके सामने है। चीनी के 5 ppm विलियन की सांद्रता को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इक्वल टू करके लिख दे रहे हैं, विलेय 5 ग्राम और इसमें विलियन हो गया 10⁶ ग्राम। ठीक, तब उसी को हम ये 5 ppm कहते हैं। 5 ppm का मतलब 5 ग्राम विलेय यानी कि चीनी और 10⁶ ग्राम जलीय विलयन इक्वल टू हो गया चीनी के जलीय विलयन की सांद्रता 5 ppm हो गया। ठीक, अब हेडिंग नंबर 2 आपके सामने है। पीपीएम में सांद्रता का दूसरा स्टेप विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलयन यानी कि जल का आयतन मिलीलीटर में, यानी कि ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो 10⁶ जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो मिलीलीटर के लिए अर्थ लिया जाएगा। तो डेफिनेशन होगा 10⁶ मिलीलीटर जल या विलयन में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान आयतन पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। चूँकि ये आपके सामने है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति 1 मिलीलीटर होता है, अतः जल का जो द्रव्यमान यानी कि भार जो होता है उसके जल के 1 ml आयतन के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, यदि जल का द्रव्यमान 1 ग्राम हो तो उसका आयतन 1 ml होगा। अगर जल का द्रव्यमान यानी कि भार 2 ग्राम हो तो उसका आयतन 2 ml होगा। तभी हम कह देते हैं कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। चलिए अब हेडिंग नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है। गैसीय मिश्रण में किसी गैस की पीपीएम में सांद्रता इक्वल टू गैस का आयतन इंटू 10⁶ अपॉन गैसीय मिश्रण का आयतन या मोल।
ठीक है। इस आधार पर हम इसको किस प्रकार से डेफिनेशन देंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये 10⁶ को नीचे के अर्थ में हम सामने लाएंगे, तो डेफिनेशन बोलने जा रहे हैं। क्या है वो सुनिएगा। किसी गैसीय मिश्रण के 10⁶ ml आयतन में घुलित गैस के मिलीलीटर में आयतन को उसकी ppm में सांद्रता कहते हैं। इसका उदाहरण की अगर बात करें तो वायु के किसी नमूने में अमोनिया यानी कि NH3 की 10 ppm, ध्यान से देखिएगा, 10 ppm सांद्रता का अर्थ है कि 10 ml अमोनिया 10⁶ ml वायु में उपस्थित है। कहने का मतलब ये जो ऊपर है ये 10 ml अमोनिया गैस कितने ml ये विलयन में यह उपस्थित है, 10⁶ मिलीलीटर वायु में उपस्थित है। इसी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। यहाँ मिलीलीटर के स्थान पर हम मोल का भी सदुपयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल इस आधार पर दिया जा सकता है, जहाँ पर मिलीलीटर इस उदाहरण में दिखाई दे रहा है 2 जगह, उन जगहों पर हम मोल के आधार पर भी डेफिनेशन को दे सकते हैं। जैसे ppm में सांद्रता इक्वल टू गैस के मोल अपॉन गैसीय मिश्रण का मोल इंटू 10⁶। इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं। अब आगे अर्थ लेते हैं नोट के रूप में। क्या है जरा वो भी देख लीजिए। नोट के रूप में अभी हम आपको बताए थे मिलीलीटर को मोल के इक्विवेलेंट हम यहाँ पर प्रयुक्त कर सकते हैं। अब रिमार्केबल बात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या 1 ppm का मतलब क्या हो गया, ये देख लीजिए, ऊपर एक ये मिलीलीटर और नीचे क्या होगा, यहाँ पर 1 ml और 10⁶ ये नीचे आयतन हो जाएगा और ऊपर 100 हो गया। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करें तो 1 ppm इक्वल टू यहाँ पर ऊपर 1 मिलीग्राम अपॉन 1 kg आ सकता है। दूसरे अर्थ में, तीसरे अर्थ में हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, 1 मिलीग्राम अपॉन 1 लीटर भी प्रयुक्त कर सकते हैं। यहाँ पर क्या अर्थ आ रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर प्रतिशत में सांद्रता और यहाँ पर द्रव्यमान में ppm में सांद्रता, और ये है द्रव्यमान आयतन में ppm में सांद्रता, और ये यहाँ पर है वही चीज़, लेकिन अर्थ थोड़ा थोड़ा बदलता चला जाएगा। 1 मिलीग्राम बटे 1 लीटर इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 माइक्रोग्राम अपॉन 10⁻, यहाँ पर 1 लीटर को 10⁻, ये क्या कहते हैं, माइनस ये 10⁶। तो इस तरह से ये कैंसिल होकर के इसी रिजल्ट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आगे हेडिंग नंबर C, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया। ऊपर थोड़ा बहुत भूल भी जाओ तो अब लेकिन आगे के टॉपिक को भूलना उचित नहीं होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण कोर्स जिसे हम कहेंगे वो आपके सामने अब आ रहा है। इसका हेडिंग है शक्ति ग्राम प्रति लीटर के पदों में, स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर कैपिटल L का अर्थ लेंगे लीटर। इसका सूत्र होगा मात्रक के आधार पर, ग्राम प्रति लीटर के आधार पर ऊपर विलेय होगा और नीचे विलयन होगा। तो विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन कैपिटल L फॉर लीटर में। तो डेफिनेशन जरा ध्यान से देखिएगा, बटे में जो भी नीचे होता है उसको 1 कर लीजिए। तो डेफिनेशन हम क्या देंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा को उसकी ग्राम प्रति लीटर में शक्ति कहते हैं। फिर से दोहरा दें, क्या किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा को उसकी ग्राम प्रति लीटर में शक्ति कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया। डॉटेड के रूप में हम लिख दिए थे, चूँकि हम डेफिनेशन लिखे नहीं है वही चीज़ हम बोल दिए हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल क्या हम देने जा रहे हैं वो भी देख लीजिए। यदि
500 ml जलीय विलयन में 40 ग्राम NaOH घुला है, तब NaOH के जलीय विलयन की सांद्रता यानी कि शक्ति इक्वल टू या स्ट्रेंथ इक्वल टू ऊपर 40 ग्राम, और ये बताइए कि ये 500 ml को लीटर में बदलना चाहेंगे तो 1 मिलीलीटर होता है, अभी ऊपर बताने की कोशिश किए थे, इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ठीक, तो 500 ml को लीटर में बदलने के लिए हम 10⁻³ कर दिए, तो इसी 10⁻³ को ध्यान से देखिए ऊपर पहुंचा दें तो 10⁻³ यानी कि 1000 हो गया। तो ऊपर क्या आ गया, 40 गुणे 1000 बटे 500। यहाँ पर इस आधार पर यदि हम कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, ज़रा वो देख लीजिए। 500 टू या 1000 और 40 इंटू 2 इक्वल टू 80। तो इस प्रकार 500 ml जलीय विलयन में यदि 40 ग्राम NaOH केमिकल घुला हुआ हो तब उस जलीय विलयन की स्ट्रेंथ जो होगी 80 ग्राम प्रति लीटर होगी। एक और बात स्पष्टता आपको बता दें कि यहाँ पर आयतन कुछ भी हो, लेकिन डेफिनेशन जो दिया जाता है 1 लीटर के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कहना चाह रहे थे कि 500 ml जल में यदि 40 ग्राम NaOH घुला होगा तो 1000 ml में यहाँ पर 80 ग्राम NaOH घुला होगा। वही 80 आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। मैथमेटिकल प्रोसेस से भी आप देख रहे हो और डायरेक्ट स्टेप से भी देख सकते हो। अब अगला हेडिंग आपके सामने आ गया, क्या, नॉर्मलता के पदों में सांद्रता यानी कि स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। इसका फार्मूला होता है N इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर डेफिनेशन किस तरह से ज़रा दे देंगे उसको, चूँकि आप लोगों को नोट भी करना होगा तो डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिए। बटे में जो भी होता है उसको हम 1 कहते हैं, उसको क्या चीज़ में प्रदर्शित करते हैं, 1 के आधार पर लिखते हैं। तो डेफिनेशन होगा कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। एक बात और, ग्राम तुल्यांकों की संख्या का सूत्र होता है, चलिए ब्रैकेट से में हम फार्मूला लिख दे रहे हैं ऊपर वाला स्टेप का, ग्राम तुल्यांक इक्वल टू विलय का भार बटे तुल्यांक की भार। ये फार्मूला जरा अलग से याद रखिएगा। क्या कहा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू विलय का भार बटे तुल्यांक की भार। विलय का भार ग्राम में होता है और तुल्यांक की भार हम पिछले ये वीडियो में आपको किस प्रकार से तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है वो हम बता चुके हैं। तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है अणु भार बटे स्मॉल n, जहाँ पर स्मॉल n जो होता है अम्ल की क्षारकता होगी, या तो क्षार की अम्लता होगी, या तो लवण वगैरह की संयोजकता यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अथवा टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं। चलिए ये A/B/C को, ये जो नीचे है तुल्यांकी भार, उसको नीचे उठा करके लाते हैं नेक्स्ट फार्मूला प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से हमें नॉर्मेलिटी का सेकंड फार्मूला मिल गया। विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन, ये चीज़ दिखाई दे रहा मिलीलीटर में, और तुल्यांकी भार कैपिटल E जो होता है उसको नीचे लिख दिए। और चूँकि यहाँ पर ये डेफिनेशन लीटर में होता है, तो यदि आपके क्वेश्चन में मिलीलीटर में क्वेश्चन कोई पुटअप किया गया हो तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू, हम अलग से लिख दे रहे हैं, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो वही चीज़ 10⁻³ को ऊपर पहुंचाएंगे तो 10⁻³ यानी कि 1000 ऊपर आ जाएगा। तो इस आधार पर ग्राम प्रति लीटर में या ये मिलीलीटर में जो दिखाई दे रहा है एक तरह से स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा। तो इस आधार पर हमें इसका स्टेप फार्मूला मिल गया। स्ट्रेंथ
मीन्स शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन तुल्यांकी भार, यानी कि 1000 को हटा करके लीटर में कन्वर्ट कर दिए तो ग्राम प्रति लीटर में ये स्ट्रेंथ आ गया विलियन की, अपॉन तुल्यांकी भार नीचे कैपिटल ई के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस आधार पर ये स्ट्रेंथ यानी कि विलियन की शक्ति एस ग्राम प्रति लीटर में इक्वल टू आपके सामने दिखाई दे रहा है नॉर्मलता एन इंटू तुल्यांकी भार ई। नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या होगा, ये विलियन की शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ। तो आपके सामने है फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। फिर से इसी फार्मूले को आगे बढ़ाना चाहते हैं सेकंड फार्मूला के लिए, तो हमें मिल गया नॉर्मलता कैपिटल एन इक्वल टू विलय का भार स्मॉल डब्लू से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक, अपॉन विलियन का आयतन को कैपिटल वी से हम प्रदर्शित कर दें। तो अब यही वाला नॉर्मलता का कैपिटल एन का फार्मूला सेकंड फार्मूला के रूप में दिखाई दे रहा है, कैपिटल एन इक्वल टू ये विलय का भार डब्लू अपॉन विलियन का आयतन मिलीलीटर में और ऊपर इंटू ये वाला 1000 दिखाई दे रहा है। तो इस आधार पर विलय का भार डब्लू का स्पेसिफिक फार्मूला हमें मिल गया, ये ग्राम में ये ठीक हम घेर दे रहे हैं, इक्वल टू एन ई वी, यहाँ पर आयतन मिलीलीटर में होगा अपॉन 1000। तो फार्मूला तो आप रट ही लीजिए, सूत्र W बराबर होता है एन ई वी अपॉन 1000, W इक्वल टू एन ई वी अपॉन 1000, यह इक्वेशन नंबर 1 के रूप में हो गया। यहाँ कैपिटल ई को इक्विवेलेंस वेट यानी कि तुल्यांकी भार कहते हैं। इसका फार्मूला होता है अणुभार यानी कि मोलिकुलर वेट अपॉन स्मॉल एन। यहाँ पर स्मॉल एन जो होता है कैप एच पॉजिटिव चार्ज लिखे हैं, अम्ल की क्षारकता होती है, और यहाँ पर ओ एच नेगेटिव चार्ज मीन्स यहाँ पर स्मॉल एन क्षार की अम्लता होती है, या तो नीचे लिखे हैं टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज की संख्या के द्वारा डीबी अणुभार से डिवाइड कर दें, तब भी हम ये तुल्यांकी भार कैपिटल ई को प्राप्त कर सकते हैं। आगे और बता दें, इस ऊपर वाले स्टेप में एन को नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी के रूप में प्रदर्शित किए हैं, और स्मॉल डब्लू को वेट मीन्स भार यानी कि विलय के भार के रूप में हम प्रदर्शित किए हुए हैं। अब कुछ याद रखने योग्य बातें आपके सामने हैं। मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया ए से अभिक्रिया बी में यानी कि प्रोडक्ट के रूप में हो रहा है कोई, ठीक, तो जो भी रिएक्शन होता है उसमें तीर के पहले वाले को रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहते हैं, और तीर के बाद वाले को हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। तो कितनी मात्रा ए ये अभिक्रिया करे कि बी बन जाए, तो इसके लिए इक्विवेलेंस फार्मूला सामने आता है, नॉर्मलता समीकरण मिलता है N1V1 इक्वल टू N2V2। N1V1 मतलब तीर के पहले वाले पदार्थ की मिली तुल्यांकों या ग्राम तुल्यांकों की संख्या और तीर के बाद वाले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये दोनों आपस में इक्वल होती है, तभी ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। चलिए, एक तो महत्वपूर्ण बात ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मिल गया, N1V1 होगा या तो N2V2 होगा। यहाँ फिर से जैसा कि पिछले फार्मूला में आपको बताए थे कि W इक्वल टू NeV अपॉन 1000, तो यहाँ पर उसका ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैपिटल N इंटू वी इक्वल टू क्या मिल गया, W इंटू 1000 बटे कैपिटल ई। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला की श्रेणी में आ गया, ग्राम तुल्यांक इक्वल टू N इंटू वी इक्वल टू W इंटू 1000 बटे कैपिटल ई। थोड़ा सा केमिस्ट्री है, बोरिंग तो रहता ही है, समझना पड़ेगा क्योंकि कोर्स है ये। अब आगे देखते हैं सूत्र नॉर्मलता के लिए, कैपिटल N इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। अब इसमें किसी विलयन की नॉर्मलता 1 कब होगी, तो स्वाभाविक है ऊपर ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी 1 हो जाए और विलयन का आयतन भी 1 हो जाए, तब अपने आप विलयन की नॉर्मलता 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसको एक नॉर्मल विलयन कहते हैं, ठीक। ये सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। सेमी नॉर्मल को
n/2 से हम प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, डेसी नॉर्मल को n/10 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सेंटी नॉर्मल को कैपिटल N/100 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मिली नॉर्मल को कैपिटल N/1000 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हम ये विभिन्न प्रकार से नॉर्मलता को प्रदर्शित करते हैं। सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल। अब हेडिंग कैपिटल ई आपके सामने आ रहा है, मोलरता के पदों में सांद्रता, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। बहुत अच्छी बात है, फार्मूला आप देख रहे हैं मजबूती से, ज़रूरी है, कोर्स मजबूती से पकड़े रहना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे कैरियर के हिसाब से। मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणु को मोल भी कहते हैं, अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो जैसा कि अभी आपको बताए थे ऊपर कि डेफिनेशन बनाना हो तो बटे के नीचे वाले को 1 बना लीजिए, तो डेफिनेशन आसानी से बन जाता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन हम देने जा रहे हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुलित विलेय के ग्राम अणुओं यानी कि मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर से क्लियर कर लीजिए कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, जहाँ पर मोल जो होता है वह भार बटे अणुभार के द्वारा निर्धारित होता है, जिसमें विलेय का भार ग्राम में होगा, अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए इस अणुभार को ये नीचे लाते हैं, क्योंकि A/B/C के द्वारा एडजस्टमेंट को हम इस बटे के नीचे ला करके सही फार्मूला बनाने की कोशिश करें। तो अणुभार नीचे आकर के क्या बन जाएगा, मोलरता इक्वल टू विलेय का भार बटे अणुभार इंटू आयतन। ये जो अणुभार है वो नीचे पहुंच गया, एरो बना करके दिखा दे रहे हैं, तो वही अणुभार ये वाला दिखाई दे रहा, नीचे आ गया। तो इस प्रकार मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इक्वल टू हमें विलेय का भार W फॉर वेट, स्मॉल w विलेय के लिए हम लेते हैं, अपॉन ये विलेय का अणुभार को M' से प्रदर्शित करते हैं या किए हुए हैं, और विलयन के आयतन को अगर हम कैपिटल V से प्रदर्शित करें तो यही फार्मूला मोलरता के लिए मिल गया, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल w अपॉन M' इंटू कैपिटल V। फिर से दोबारा दोहरा दे रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल M' जो होगा वो अणुभार के लिए होगा और कैपिटल M जो होगा वो मोलरता के लिए होगा। अतः विलेय का भार स्मॉल w इक्वल टू ये ऊपर वाला ये W इक्वल टू नीचे के तीनों का परस्पर गुणा हो जाएगा। तो स्मॉल w ग्राम में इक्वल टू कैपिटल M मोलरता इंटू अणुभार M' इंटू आयतन कैपिटल V, यही चीज़ नीचे लिखा हुआ है। विलेय का भार स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल व कैपिटल M' इंटू कैपिटल V, लेकिन ये जो आयतन है लीटर में है, ठीक। यहाँ पर कैपिटल M अभी बताए थे आपको मोलरता है, और ये वाला M' आपको बताए थे अणुभार है, और कैपिटल V आपको बताए थे ये विलयन का आयतन है, ठीक। तो अगर आपके न्यूमेरिकल में आयतन कैपिटल ये वाला कैपिटल V मिलीलीटर में हो तो मिलीलीटर में अगर आयतन लिखते हो तो नीचे 1000 का भाग दे देने से यह रियल महत्वपूर्ण फार्मूला के रूप में दिखाई दे रहा है। W इक्वल टू कैपिटल M इंटू M' इंटू कैपिटल V अपॉन 1000, यह इक्वेशन नंबर 2 मिला। एक और बात, इस आधार पर विलयन की स्ट्रेंथ S इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल w अपॉन कैपिटल V इक्वल टू मोलरता, ठीक, और इंटू क्या होगा, इंटू में अणुभार, यानी कि शक्ति इक्वल टू मोलरता गुणे अणुभार के द्वारा भी देते हैं। अणुभार जरा तिरछा लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मोलरता इंटू अणुभार हो गया। एक और बात, अभी जैसा कि आपको हम बताए थे ये पिछले पेज में कि नॉर्मलता कैपिटल N के केस में W बराबर NE कैपिटल V अपॉन 1000 होता है, और यहाँ पर हमें मिल गया स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल M इंटू M' इंटू कैपिटल V अपॉन 1000। ये इक्वेशन नंबर 2 है, पिछला ये इक्वेशन नंबर 1 है।
तो इक्वेशन 1 इक्वल टू अगर हम 2 कर लें तो हमें मिलेगा नॉर्मलता के रूप में और मोलरता कैपिटल M के रूप में फार्मूला स्मॉल w इक्वल टू NeV अपॉन 1000, जहाँ कैपिटल V मिलीलीटर में है, और दूसरा फार्मूला स्मॉल w के लिए यही मिल गया M इंटू एम डैश इंटू कैपिटल V मिलीलीटर में अपॉन 1000। अगर इन दोनों को अगर इसको छुपाते हुए कैंसिल करें तो हमें मिलेगा नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार कैपिटल E इक्वल टू मोलरता कैपिटल M इंटू अणुभार M डैश। बाई कंपेयरिंग ये चीज़ हमें रिजल्ट मिल गया। जैसा कि आपको पहले से पता है कि तुल्यांकी भार कैपिटल E इक्वल टू अणुभार कैपिटल M डैश अपॉन स्मॉल n होता है, तो अणुभार M डैश इक्वल टू इसी फार्मूला के जगह पर हम लिख दें तुल्यांकी भार कैपिटल E इंटू स्मॉल n, तो यही फार्मूला हमें मिलने वाला है नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार इक्वल टू मोलरता इंटू अणुभार इक्वल टू यहाँ पर ये आपके सामने है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है तुल्यांकी भार इंटू स्मॉल n यही होता है ये आपका ये अणुभार ये मोलरता। ठीक, ये अब एम डैश इक्वल टू हमने फार्मूला में रखने के बाद में ई से ई काट दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू स्मॉल एन। यहाँ पर स्मॉल एन अम्ल की क्षारकता होती है, या तो क्षार की अम्लता होती है या लवण की संयोजकता के द्वारा निर्धारित होती है। अब आगे और अच्छी जानकारी आपको दे दें, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू स्मॉल एन न्यूमेरिकल बेस फार्मूला हो गया, मोलरता इक्वल टू नॉर्मलता अपॉन स्मॉल एन ये भी न्यूमेरिकल बेस फार्मूला मिल गया। पिछला फार्मूला आपको सामने एक जगह लिख दे रहे हैं, स्मॉल w बराबर NeV अपॉन 1000 मिल गया। अगला फार्मूला मिला स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल M मोलरता इंटू एम डैश यह अणुभार इंटू कैपिटल V आयतन मिलीलीटर में अपॉन 1000। अब देख लीजिए ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, HCl के दशांश तुल्यांकी भार। दशांश तुल्यांकी भार मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्मॉल w यानी HCl का जो भार दिया हुआ है ये तुल्यांकी भार जितना भी होगा उसका बटे 10। ठीक, हाँ, न्यूमेरिकल क्या कह रहा था, HCl के दशांश तुल्यांकी भार विलयन के 500 ml में विलय है, तब विलयन की नॉर्मलता बताइए। तो नॉर्मलता के केस में आपको फार्मूला अभी बताए थे W इक्वल टू NeV अपॉन 1000। इस प्रकार हमें चूँकि नॉर्मलता कैपिटल N ज्ञात करना है तो यहीं से नॉर्मलता N अलग कर लीजिए तो मिलेगा N इक्वल टू W इंटू 1000 बटे EV। ये आपके सामने है W इंटू 1000 बटे EV। स्मॉल w का मान आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दशांश तुल्यांकी भार यानी कि तुल्यांकी भार का 10वां भाग ये भार है, तो स्मॉल w के जगह पर कैपिटल E/10 रख दें, और कैपिटल E तो नीचे तुल्यांकी भार के रूप में आ ही रहा है, और E से E को कैंसिल कर दें और एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दें। इस तरह से हमें वैल्यू मिल गया ये कैपिटल N इक्वल टू 2/10 या 1/5। यह नॉर्मलता के रूप में आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, 500 ml कैपिटल M/2 यानी कि मोलरता 1/2 कहलाती है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, विलयन बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा लेनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर आयतन मिल गया 1/2, मोलरता कैपिटल M का मान मिल गया, NaOH का जो अणुभार होता है कैपिटल M डैश जिसे कहते हैं वो Na का 23 होता है, O का 16 होता है और H का 1 होता है। जोड़ करके देख लीजिए तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 40, तो अणुभार भी हमें मिल गया। तो इस आधार पर पहले फार्मूला आपके सामने आ रहा है W बराबर NeV अपॉन 1000 या M इंटू एम डैश इंटू कैपिटल V अपॉन 1000। चूँकि हमें मोलरता कैपिटल M के केस में W का फार्मूला चाहिए तो ये फार्मूला का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, तो हमें फार्मूला ओरिजिनल रूप में मिला स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल M डैश इंटू कैपिटल V अपॉन 1000। इस प्रकार से W कैलकुलेशन से मिल गया हमें
कैपिटल M का मान 1/2, कैपिटल M डैश का मान 40, अणुभार आयतन 500 ml दिया हुआ है अपॉन 1000। इस तरह से अगर 3 जीरो 1 2 और 3 जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल कर दें तो 5 चौके 20/2 यानी कि 10 ग्राम NaOH की मात्रा के रूप में आपका आंसर आ गया। अंततः आपसे हम कहना चाहते हैं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान से थैंक यू।